नमस्कार साथियों। आज हमारे बीच एक ऐसी हस्ती मौजूद है जिन्होंने CSIR नेट जेआरएफ दिसंबर 2020 एग्जाम में ऑल इंडिया 17 रैंक हासिल किया है। पंकज भाई, आपका हमारे यूट्यूब चैनल और हमारा क्या हम सब का यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद एत्ती भाई, धन्यवाद। सबसे पहले तो ऑल इंडिया 17 रैंक हासिल करने पर आपको बहुत बहुत बधाई। जी धन्यवाद। ये दिसंबर 2020 में जो पेपर हुआ था उसमें मिली थी मुझे रैंक ऑल इंडिया 17। पंकज भाई, बहुत से बालक हैं जो आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, आपने कहाँ से पीजी किया है और फिलहाल आप करंटली क्या कर रहे हो। तो हमारे बालकों को अपने जी बारे में कुछ बताइए। एकदम, क्योंकि आप साथ थे तो एमएससी बीएचयू से थी 2 साल, और उससे पहले जो बीएससी थी वो लोहिया कॉलेज से थी। चूरू में है एक लोहिया कॉलेज, वहां से थी बीएससी। और उसके बाद में फिर जेम की तैयारी, क्योंकि सभी करते हैं तो मैंने भी जेम की तैयारी स्टार्ट की थी, बट जेम में इतनी अच्छी रैंक नहीं आई मेरी। तो उसके बाद में बीएचयू का पेपर दिया था, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का पेपर दिया था। तो उन सब में बाकी जेम के अलावा बाकी सारी यूनिवर्सिटीज में हो गया था। तो बीएचयू में सिलेक्शन हुआ, मेरी ऑल इंडिया 11 रैंक थी। तब भी मुझे लगा पता नहीं मेरा होगा नहीं होगा, क्योंकि मैंने इतना ज्यादा पढ़ा नहीं था उसके बारे में कि वहाँ इतनी सारी सीटें आराम से हो जाता है बच्चों का। तो वहाँ हुआ था बीएचयू में मेरा सिलेक्शन, और एमएससी बीएचयू से की। उसके बाद में फिर पेपर दिया था नेट जेआरएफ का। तो जैसा कि पंकज भाई ने बताया, पंकज का एमएससी जो हमारे साथ ही बीएचयू से कंप्लीट हुआ है, राइट। और ग्रेजुएशन की बात करें तो लोहिया कॉलेज चूरू जो कि राजस्थान में है, वहां से कंप्लीट हुआ है, राइट। और जी पंकज, जी। फिलहाल आप और करंटली क्या अभी कर रहे हो। अभी हाँ, अभी करंटली मैं आईआईटी पटना में हूँ। अच्छा आईआईटी पटना से पीएचडी चल रही है। अभी जस्ट जुलाई में एनरोल किया था यहाँ पे, और अभी अच्छे से चल रही है मतलब पीएचडी। अच्छा अच्छा, IIT पटना का पीएचडी के लिए जो इंटरव्यू है वो पंकज ने क्वालिफाई किया है और इसी के फलस्वरूप इनको IIT पटना में पीएचडी प्रोग्राम के लिए एडमिशन मिला है। चलिए, उसका भी इंटरव्यू आपसे लेंगे कि आपने पीएचडी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे की, वो खैर बाद में होगा, लेकिन अभी जेआरएफ तक सीमित रखते हैं। तो पंकज भाई, आपका जी जी जी। इंस्टेंट रिएक्शन क्या था जब आपने रिजल्ट देखा और अचानक पाया कि ऑल इंडिया 17 रैंक है आपके पास, आप टॉप 20 में आते हो ऑल इंडिया लेवल पे। बेशक बेशक, उस खुशी को बयां करना बहुत मुश्किल है। ऑल इंडिया 17 रैंक, और वो भी तब जब आप पेपर, आपने इससे पहले 2 या 3 बार पेपर दिए हो, आपके 80 नंबर बन रहे हैं, 90 नंबर बन रहे हैं। आप किसी से पूछ रहे हो तो वो बोल रहे हैं कि यार 80-90 नंबर है, 5 नंबर और बढ़ जाएंगे, अगली बार दोगे 10 नंबर बढ़ जाएंगे। मैंने 140 गेन किए उसके बाद में। और ऑब्वियसली इतना ज्यादा, मतलब पढ़ने के बाद में जब इतनी चीजें हमें मिलती हैं तो उसकी खुशी अपरंपार होती है। फिर मम्मी का रिएक्शन, पापा का रिएक्शन, अपने आप में हर एक चीज मायने रखती है उस वक्त। इससे पहले जब नहीं हुआ था, कॉल करके जब पापा ने कहा कि क्या हुआ, तो मैंने कहा नहीं हुआ नहीं, मेरा 80 नंबर आ रहे हैं। और उसके जस्ट बाद में जब होता है तब जो दूसरी फीलिंग आती है, बहुत डिफरेंस है। और ये जो छोटे छोटे डिफरेंसेस है बहुत अच्छे लगते हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल भाई, काफी अच्छा था, बहुत अच्छा। यूनिक मोमेंट होता है। जाहिर सी बात है, खुशी तो सबको होती है, लेकिन वो स्पेशल वाली खुशी होती है वो। तो पंकज, आपने अबाउट 140 मार्क्स हासिल किए हैं, बरोबर है। जी 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 जी। जी जी। नॉर्मल जेआरएफ का कट ऑफ है जो जनरल के लिए जाता है, मेरे ख्याल से 110 के अबाउट जाता है, बरोबर है। 110 से 115, जेआरएफ का 115 के आसपास, इतना ही ऑलमोस्ट। हाँ, तो जनरल कैटेगरी जेआरएफ 115 110 के आसपास आता है, लेकिन पंकज के 140 मार्क्स आए हैं, तभी तो ऑल इंडिया 17 रैंक हासिल हुई है। तो पंकज भाई, क्या आपने प्रिपरेशन के दौरान ऐसा सोचा था कि मैं ऑल इंडिया 17 रैंक आ जाएगी। ये मैंने जस्ट अभी बताया कि इससे पहले मैंने ये मेरा चौथा अटेम्प्ट था। मैंने इससे पहले 3 बार पेपर दिए हैं, और मेरे नंबर थे 70, 75 और 80। और अगर आपने 3 बार कंटिन्यू 5-5 नंबर इंक्रीज किए हो, तो आपको अंदर से रहेगा कि अगली बार 85 आ जाएंगे, 90 आ जाएंगे, 100 आ जाएंगे। इससे ज्यादा कोई उम्मीद नहीं करते आप। बट ठीक था, प्रिपरेशन काफी अच्छे से की थी, और कोई मतलब आइडिया लेके ही नहीं चला था कि इतने नंबर आ जाएंगे, इतने नंबर लाने हैं। अपना ये कि वेल प्रिपेयर्ड किया, उसके बाद नंबर नंबर जोड़े कि हाँ ठीक है। वो तो 120 नंबर जोड़ के तो हम हर बार ही निकलते हैं। तो अच्छा उस बार भी अच्छा। जोड़ के निकले थे, लेकिन इस बार काफी अच्छा गया। मतलब काफी जो स्ट्रेटेजी सही अपनाई थी उस हिसाब से फल मिला, मतलब मुझे लगा। तो पंकज, अपनी प्रिपरेशन के बारे में थोड़ा बताइएगा कि सीरियस वाली प्रिपरेशन कब से स्टार्ट की। एक तो होता है नॉर्मल कि हाँ, सब लोग देते हैं कि हम भी देते हैं कि चलो दे आते हैं। एक बोलता है ना यार, हम सब एकदम। तैयारी तैयारी करके देंगे भैया, ऐसे नहीं देने जाएंगे इस बार। वो सीरियस वाली हाँ, तो प्रिपरेशन कब से स्टार्ट की। इस बात को मैं थोड़ा सही से बताना भी चाहूंगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर, मतलब जब एमएससी फर्स्ट ईयर में था, तब बच्चों ने पेपर दिया था, लेकिन तब तक मुझे बिल्कुल नहीं था, क्योंकि मैं बीएससी जहाँ कॉलेज से की थी, एमएससी में यहाँ आने के बाद में मुझे ऐसा लगा बीएचयू में कि मतलब मेरा लेवल काफी इंक्रीज हो गया है। तो मुझे वो सारी
जो चीजें मैं बीएससी में जो नहीं पढ़ी थी या जो मेरा लेवल कम था, जो चीजें मतलब मेरी वीक रह गई थी, उन चीजों को मजबूत करने के लिए मैंने कम से कम 1 साल दिया। तो मैंने पेपर नहीं दिया था 1 साल तक। उसके बाद मैं 3rd सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर पेपर दिया 2 बार, और उसके बाद में मैंने कोचिंग की थी। तो मैं कोचिंग गया, मतलब एमएससी के साथ कोई मतलब पेपर देना मतलब नॉर्मली चलता है इतना कि ठीक है, हुआ है नहीं हुआ है कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बाद में मैं कोचिंग गया, मैंने कोचिंग में प्रिपरेशन की जाके। कोचिंग में 6 महीने मैंने बहुत अच्छे से दिए, मुझे लगा मैंने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की। उसके बाद में मेरा नहीं हुआ। मतलब आप उस पल को एज्यूम कर सकते हो कि कैसा होगा वो पल। तो मैंने पेपर दिया, नहीं हुआ मेरा सिलेक्शन, लेकिन मतलब मैंने तैयारी अच्छी खासी की थी, 5 ही नंबर बढ़े अभी जैसा बताया मैंने। तो उस वक्त मैंने बहुत अच्छे से पेपर दिया था, लेकिन नंबर नहीं बने। उसका अपना रीजन है, बताऊंगा। और फिर बाद में जब मैंने मतलब उस वक्त तक सिर्फ थ्योरी थ्योरी पढ़ी थी, और फिर उसके बाद में 6 महीने वापस से दिए, और उन 6 महीनों का रिजल्ट अब सबके सामने है। तो वही है कि बिल्कुल। प्रिपरेशन लगे तो रहना चाहिए। कुल मिलाकर आपने प्रिपरेशन एमएससी के बाद से स्टार्ट की, बरोबर है? सीरियस जी वाली जी प्रिपरेशन, जी, जो ओरिजिनल, जो एकदम बोलते एकदम। हैं कि ऑथेंटिक प्रिपरेशन है, राइट? कुछ एक तो होता है कि हाँ नॉर्मल दे आते हैं, एक बोलता है ना अब तो भाई करना ही पड़ेगा। वो वाली प्रिपरेशन प्रिपरेशन आपने एमएससी के बाद से स्टार्ट की, और आप जैसा कि बता रहे कि कोचिंग भी ली थी आपने। जी जी जी। तो पंकज, एनी कोई बुक्स है, जो नोट्स है, या कोई कोचिंग आप जो रिकमेंड करना चाहते हो, स्पेशली जो आपको लगता है कि अगर आपका कोई छोटा भाई हो और आपको पूछे तो उसको कौन सी कोचिंग रिकमेंड करोगे, या नोट्स है, या कोई स्टैंडर्ड बुक्स है जो सीएसआईआर नेट के लिए हेल्पफुल हो? देखो मैंने ना 6 महीने कोचिंग की थी, उसके बाद में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो इससे सीधा सीधा ये इम्प्लाई करना कि कोचिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो नहीं कहूंगा मैं। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि अगर किसी को सेल्फ प्रिपरेशन करनी है ना, तो वो बहुत ज्यादा बेटर है कोचिंग के मुकाबले, क्योंकि कोचिंग आपको सिर्फ डायरेक्शन देती है। ये मटेरियल तैयार कर लेना, ये पढ़ लेना, फिर वो पढ़ लेना, कल ये पेपर है, कल वो पेपर है। हम उतना खुद से नहीं कर पाते, इसीलिए हमें उसकी जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर हमसे इतना हो पा रहा है, अगर हम ये कर पा रहे हैं ना कि हाँ हम अपना टाइम मैनेज करके उन चीजों को कवर अप कर पा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से वो सबसे बेस्ट है। आप किसी भी फेमस कोचिंग, बहुत सारी हैं, डिप्स हो गई फेमस है, गुरुकुलम हो गई फेमस है, उन कोचिंग्स के नोट्स लो। नोट्स लेना कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से ले सकते हो। मतलब मेरे हिसाब से 8 to 10 thousand में सारे के सारे नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप नोट्स लो और फिर उनको करते रहो, बार बार पढ़ते रहो, बार नोट्स को पढ़ते रहो, उनमें सवाल निकालो। दैट्स द मोर इम्पोर्टेंट थिंग, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है बी कम्पेयर टू कि किसी कोचिंग का सहारा लो। और फिर अपना टाइम मैनेजमेंट करना आपको आना चाहिए अच्छे से, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ही है कि आप मैक्स टू मैक्स कितने क्वेश्चंस निकालते रहते हो, जिससे आपको पेपर में जाने के बाद पता चलता है कि हाँ यार ये मैं कर सकता हूँ, ये मैं नहीं कर सकता। लेकिन ये सब चीजें एक्सपीरियंस से आती है, तो आपको खुद से होना चाहिए। मेरे जैसे 6 महीने में सिलेक्शन नहीं हुआ था, उसके बाद में जब मैंने पेपर दिया तो मैंने अगले 6 महीने में थ्योरी नहीं पढ़ी, बहुत कम थ्योरी पढ़ी। मैंने सिर्फ क्वेश्चंस निकाले, और मुझे पेपर में जाने के बाद ये लगा, मैं क्वेश्चन देख के ये बता पा रहा था कि मुझसे हो पा रहे नहीं हो पा रहे। पार्ट सी में 60 क्वेश्चन आते हैं, मैंने सिर्फ 18 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, जिनमें से मेरे 16 या 17 क्वेश्चन सही थे। अरे वाह, मैं ग्रेट। कर सकता था अटेम्प्ट, क्योंकि मैंने कोचिंग की थी, मैं अटेम्प्ट कर सकता था बहुत सारे क्वेश्चन, बट देख के ही लग रहा था कि बस इतने ही सफिशिएंट है। 18 जो मैंने किए, मुझे ऐसा लगा कि ये ऑलमोस्ट सब सही है। वो 16-17 क्वेश्चन सही थे, तो ये जरूरी है मतलब। और बाकी नोट्स आप किसी भी कोचिंग से ले ही सकते हो, और कोचिंग की मेरे हिसाब से कोई ज्यादा कोई हिसाब जरूरत नहीं है इतनी। तो पंकज ने बताया कोचिंग की कोई स्पेशल जरूरत नहीं है, लेकिन जो नोट्स है वो प्रॉपर नोट्स आपके पास होने चाहिए। और जैसा कि पंकज ने बेशक। बताया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो आपके पास जरूर होने चाहिए। और एक चीज और बताइए कि आप 3 टाइम मैनेज किस प्रकार कर पाते हो, चाहे आपकी तैयारी कैसे भी हो, लेकिन जो एग्जाम वाले 3 घंटे हैं उसमें आप कैसा क्या परफॉर्म करते हो, उस पर सब कुछ मायने रखता है। जी और साथ में पंकज ने ये बताया कि कोचिंग मैंडेटरी नहीं है, और कोचिंग कोई इंप्लाइज नहीं करती कि आपका जो सीएसआईआर नेट जेआरएफ हो जाएगा। कोचिंग करने का मतलब ये कतई नहीं है कि आपका जेआरएफ होगा, लेकिन आप सेल्फ प्रिपरेशन नहीं कर सकते हो तो आपके लिए कोचिंग रिकमेंड करता है पंकज, बरोबर है? जी 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 जी। पंकज, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कितना क्या इंपॉर्टेंस रहता है, और स्पेशल जो क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक है उनका कितना क्या इंपॉर्टेंस रहता है इस सीएसआईआर जेआरएफ वाले एग्जाम में? बेशक पीवाईक्यू का जितना इंपॉर्टेंस रोल है उतना तो किसी का नहीं है, क्योंकि पीवाईक्यू में अलग अलग कंसेप्ट पे आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, और वो भी किसी बेहतरीन तरीके से। मतलब एक तो ऐसा हो सकता है कि किसी भी सवाल को आपने नॉर्मल तरीके से पूछ लिया, क्योंकि जैसे आपको अगर कोचिंग में किसी ने पढ़ा दिया, तो ऑब्वियसली आपको किसी एक ही कंसेप्ट पे 10 सवाल मिलेंगे वहां पे। तो आप वो 10 सवाल निकालोगे, और वो 10 सवाल ऑलमोस्ट सब सेम सेम से होंगे। मतलब जब नेट जेआरएफ में जो पेपर आते हैं उसमें वही होता है कि वही चीजें पूछी जाती है, लेकिन किसी डिफरेंट वे से, और हर बार वो कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। तो पीवाईक्यू में आपको वो हर जो नया नया किया गया है हर साल, उन सबका कलेक्शन मिलता है। आप उन्हें निकालो, उनके जो 4 ऑप्शंस हैं, उन 4 ऑप्शन में ये नहीं कि बस मैंने सवाल को सॉल्व कर लिया, उसके बाकी के 3 ऑप्शन थे वो डिस्कार्ड क्यों हुए, उनके रीजंस, उनके काउंटर एग्जांपल, अगर हम ये सब भी कलेक्ट करके रखेंगे अपने लिए, मतलब पीवाईक्यू सॉल्व करने का सच में ये मतलब नहीं है कि बस मेरा पार्ट बी का ये क्वेश्चन सही हो गया।
बी कंपेयर टू ये कि पार्ट बी में जो क्वेश्चन सही हुआ है उसके बाकी के 3 ऑप्शन हमने काटे क्यों, उन सब काउंटर एग्जांपल्स को याद रखा जाए, क्योंकि कंसेप्ट ऑलमोस्ट सिमिलर रहते हैं, क्वेश्चन चेंज हो जाते हैं, तो काउंटर एग्जांपल हमेशा काम आता है। तो आपके पास पार्ट सी के, पार्ट बी के, पार्ट सी का तो ऑब्वियसली करना ही पड़ेगा क्योंकि चारों ऑप्शन आपने चूज किए हैं तो आपको पता ही है, बट पार्ट बी तक की भी आपको पता होना चाहिए कि आपने क्यों डिस्कार्ड किया, क्यों किया, और उन सब चीजों का कलेक्शन होना चाहिए आपके पास अलग से। पीवाईक्यू को सॉल्व करने का रियल मतलब यही है सर, और फिर वही चीजें कंसेप्ट वापस आते हैं तो हमें इजी रहता है सवाल को सॉल्व करने में। ये पूरा जो हमारे इंटरेस्ट वाले बालक है उनको तो हम ये चीज ऑलरेडी सिखा चुके हैं और सिखा रहे हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे लगाएं, और जो ऑप्शन डिस्कार्ड करने जैसे आपने बताया, जो ऑप्शन डिस्कार्ड करके और जो पूरा जो सारे ऑप्शन है उसके बारे में डिस्कस करना, उसमें क्या कुछ गिवन है वो क्यों नहीं होगा और क्यों होगा। तो 360 डिग्री पोस्टमार्टम एमएससी इंटरेस्ट का तो हम कराते हैं। हाँ, क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक में आप वाली चीज एकदम सही है, देखो क्योंकि मतलब अपना बहुत बार बात हुआ है, वहाँ पे बीएचयू में बहुत बार बात होती थी इस चीज पे, तो मतलब ज्यादातर लोग क्योंकि जो जो पीएचडी करना चाह रहे हैं या जो बहुत ही बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ते हैं उनका ऑलमोस्ट कंसेप्ट ये होता है कि आप डायरेक्ट मेथड पे जाओ, लेकिन सच में वो ज्यादा रैंक हासिल नहीं कर सकते, वो नेट मतलब क्वालिफाई कर सकते हैं, और वैसे जरूरी नहीं है कि हाँ आपका मतलब बहुत ही अच्छा रैंक में आए, लेकिन ये होना चाहिए आपको टेक्निक्स आनी चाहिए सवाल सॉल्व करने की। हमेशा फुल कंसेप्ट से जरूरी नहीं है कि सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि हमें बहुत सारी चीजें पता होती है, जैसे बीएचयू में भी थे 2-3 एग्जांपल देना सही नहीं है, बट कई थे जो बहुत ज्यादा होशियार थे लेकिन जिनका नेट ज़्यादा नहीं हुआ था, मतलब तुम तो जानते ही हो, तो ऐसा ऐसा होता है, तो आपको आनी चाहिए टेक्निक्स, और टेक्निक्स में बहुत सारी हैं, जैसे बैक सब्स्टिट्यूशन हो गया, आपने पॉइंट्स पुट कर दिए, और एक है प्रॉपर्टीज, मतलब सबसे चीज ये भी एक अच्छी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए किसी चीज की, जैसे किसी चीज को आपने पढ़ा तो उसकी डेफिनेशन और प्रॉपर्टीज से आप बहुत सारी चीजें डिस्कार्ड कर सकते हो। जैसे मान लो अगर जैसे कोई चीज निकली जिसकी आपको ये पता है कि हाँ यार वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो आप 2-3 चीजें डिलीट कर पाओगे उन सब चीजों से, तो आपको किसी भी चीज की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। और फिर एक चीज ग्राफ है, जैसे रियल एनालिसिस के मैं जानता हूँ ऑलमोस्ट 4 से 5 सवाल ऐसे होते हैं, ऑलमोस्ट ऐसे आते हैं जो सिर्फ ग्राफ से सोल्व हो जाते हैं। तो जो चीजें फिजिकली दिखती हैं जिनको हम एज्यूम कर सकते हैं कि कैसा कैसा हो रहा होगा, वो सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये कुछ ट्रिक्स है जो जल्दी काम आती है सवाल को सॉल्व करने में, बी कंपेयर टू पूरा सॉल्व किया मैथमेटिकली, आपको फिजिकल दिखना चाहिए वो चीजें, तो ये है मतलब। तो पंकज ने बताया कि मतलब स्पेशली किस टाइप से क्वेश्चन सोल्व किया जाए उसके बारे में, और जो जी बताया कि प्रॉपर्टीज ग्राफ की हेल्प से क्वेश्चन तुरंत ही हो जाता है। अगर आपको प्रॉपर्टीज जी मालूम है, लाइक जैसे आपने उसने रियल एनालिसिस का बताया, और जैसे आइगन वैल्यू का, लीनियर अलजेब्रा में आइगन वैल्यू का सारे क्वेश्चन प्रॉपर्टी से हो जाते हैं लगभग, राइट। एकदम एकदम। तो प्रॉपर्टीज जी मतलब एन के एन प्रकार आपको हर तरह का तिकड़म लगाना पड़ता है, आपको प्रॉपर्टीज का भी यूज करना पड़ता है, काउंटर एग्जांपल का यूज करना पड़ता है, और जो बोलते हैं ना ऑप्शन भगाओ मेथड, है ना, उसके सारे कंसेप्ट का एक साथ यूज करके, 4 ऑप्शन है तो चारों में से एक, अगर सी पार्ट का क्वेश्चन है तो एक या दो जो क्वेश्चन ऑप्शन डिस्कार्ड होता है उसको भगा दीजिए, जो बचे उनको लगा दीजिए। एकदम एकदम। और पंकज लास्ट टाइम रिवीजन कैसे करें ये बताइए आप जरा हमको। लास्ट टाइम रिवीजन कैसे करें? बिल्कुल ये मतलब सबका अपना अपना मेथड हो सकता है, बट जैसे मेरा ये था कि जो जो चीजें हमें इजी लगती है वो चीजें एक बार के लिए हम छोड़ सकते हैं, फुल्ली नहीं छोड़ना है, लेकिन एक बार के लिए उन्हें छोड़ सकते हैं क्योंकि हमने वो चीजें कंसेप्ट तैयार कर लिए हैं। और जो चीजें हमें मिड वाली लगती हैं, जो चीजें एकदम टफ है उन्हें तो छेड़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो वाली चीजें जो बहुत टफ लगती हैं हमने उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया है, उनकी प्रॉपर्टीज से अगर कोई क्वेश्चन हो रहा है तो आई थिंक दैट्स इनफ। मतलब जरूरी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो हमें बिल्कुल समझ में नहीं आते, तो हम क्या करते हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज और कुछ चीजें होती है जो हमारे दिमाग में रहती है, मुझे लगता है कि उनसे अगर सवाल सोल्व हो रहा है तो दैट्स ओके, बट अगर उनसे नहीं हो रहा तो उस चीज को ज्यादा डीपली ना पढ़ के हमारा जो इंपॉर्टेंट जो हमारा मतलब मजबूत टॉपिक है उसे अच्छे से तैयार करना चाहिए, और उसके अलावा जो मिड वाली चीजें हैं उसको थोड़ा और अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। और लास्ट टाइम में रिवीजन के लिए यही है कि हाँ भैया मिड वाली जो चीजें मतलब जो ज्यादा ना टफ है ना ज्यादा इजी है उन्हें पढ़ना चाहिए। इजी वाली चीजें कवर अप करने के लिए हमें बहुत ही जल्दी जल्दी कवर अप कर सकते हैं, और टफ वाली चीजें लास्ट में पढ़नी नहीं चाहिए। आई थिंक हो मतलब जैसे कुछ चीजें जैसे सीओवी हो गई, इंटीग्रल इक्वेशन हो गई, या फिर कुछ ऐसे जो टॉपिक है जो बहुत ही जल्दी होते हैं और जिनमें है भी एक या दो ही चीजें, जैसे सीओवी में कुछ कहना चाहे तो भी मैं कह सकता हूँ कि यूलर लैग्रेंज फॉर्मूला और मैक्सिमा मिनिमा के अलावा कुछ है ही नहीं उसके अंदर। बिल्कुल उसके बिल्कुल अलावा ऐसे कुछ हो पढ़ने का जाता है। मतलब ये है कि तुम कुछ एक्स्ट्रा पढ़ रहे हो, तो फिर ठीक है दैट्स ओके, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है लास्ट में। इंटीग्रल इक्वेशन में 3 या 4 मेथड है वोल्टर और फ्रेडहोल्म के, तो उन्हें पढ़ लिया बात खत्म बस। कुछ ऐसे करके अपना शॉर्टकट तैयार किया जा सकते हैं कि हाँ ठीक है। पंकज एग्जाम में सबसे पहले कौन सा पार्ट पर अटैक करें, मतलब कौन सा पार्ट एग्जाम में सबसे पहले कवर अप करें लगाएं, क्योंकि जो जो पार्ट ए है उसका स्पेशली मेरे ख्याल से 30 मार्क्स का होता है, और साइंस वाले बालक के एकदम। अकॉर्डिंग टू जैसे मैं तो सबसे लास्ट में लगाता था, लेकिन वो मैंडेटरी मानता था मैं उसको, उसमें 5 या 6 क्वेश्चन हो जी जाए तो अपना, अगर कट ऑफ के इर्द गिर्द गिर्द भटक रहे हो ना, तो 5 या 6 क्वेश्चन लगाते हो तो आप कट ऑफ के अंदर चले जाते हो, मतलब आपका क्वालिफाई कर जाते हो।
लेकिन अगर पार्ट ए वाला बेशक। नहीं लगाते हो तो नहीं कर पाते हो। आपका इस पर क्या कहना है और आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी? एकदम एकदम, मतलब जो करंटली पहली बार जा रहा है, जो पहली बार मतलब फर्स्ट ईयर में है और वो तब पेपर दे रहा है और उसकी मतलब बहुत ज्यादा प्रिपरेशन नहीं है, तो ठीक है, वो पार्ट ए और पार्ट बी पर जोर दे सकता है, पार्ट सी पर थोड़ा कम जोर दे सकता है। पार्ट सी पर जो क्वेश्चन आते हैं वो कॉन्सेप्चुअल आते हैं, पूरे कॉन्सेप्चुअल। आपको चारों ऑप्शन की हर एक चीज पता होनी चाहिए तब जाके, वरना फिर गलत ही होंगे वो। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन वो टाइम भी तो खाते हैं। तो अगर आपकी नॉर्मल तैयारी है, मतलब नॉर्मल से थोड़ी कम तैयारी है, तो ठीक है, दैट्स ओके, तब आप कोई भी पैटर्न फॉलो करो चलेगा। लेकिन अगर आपने एक वेल तरीके से प्रिपेयर कर लिया है, आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ मेरे कंसेप्ट थोड़े ठीक हैं और मैं पेपर देने के लिए मतलब सच में अच्छे तरीके से पेपर देने जा रहा हूँ, तब मेरे हिसाब से ये स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए कि आपको सबसे पहले पार्ट सी करना चाहिए। क्योंकि मैथ्स आपका स्ट्रॉन्ग है, आपने इतने टाइम से उसकी मेहनत की है, तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं होगा कि यार वहां जाती है आपको पार्ट सी 4 ऑप्शन देखने हैं, सब में डिस्कार्ड करना पड़ेगा, बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। बहुत दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं ना, आप क्योंकि ये करते आए हो, मैथ्स आपका सब्जेक्ट है, आप इतने टाइम से करते रहे हो, तो आपको सबसे पहले पार्ट सी चूज करना चाहिए। 1.5 घंटे तक आपको पार्ट सी देना चाहिए, दैट्स ओके। मतलब पार्ट सी के लिए 60 और 30 90 मिनट्स सफिशियंट है। और आप पर क्वेश्चन को 5 मिनट या 4.5 मिनट दे सकते हो, अंदाजा लगाओगे तो 4.5 से 5 मिनट। और फिर पार्ट बी करना चाहिए। पार्ट बी के आप, मैंने 22 क्वेश्चन किए थे, ये ज्यादा है क्योंकि पेपर थोड़ा इजी आया था शायद मेरे टाइम में पार्ट बी का, मुझे लगाया तो मैंने 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, लेकिन आप 17 टू 18 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो इजीली आई थिंक। और वो करना चाहिए आपको 1 घंटे 10 मिनट के अंदर। और बाकी के जो लास्ट के 20 मिनट्स है वो आपको देने चाहिए पार्ट ए को। और दोनों तीनों चीजें देखो, पार्ट ए को टाइम देना बहुत ज्यादा जरूरी है और पार्ट ए को 20 मिनट से ज्यादा देना गलत है। मैं दोनों की रीजन बता देता हूँ। देखो, पार्ट बी के हम लास्ट के 20 मिनट देते हैं तो हमारा मतलब हमने पेपर आराम से दे दिया है, पार्ट सी हमने अच्छे से क्वेश्चन कर लिया है, पार्ट बी में अच्छे से क्वेश्चन कर लिए हैं, हम कवर कर चुके हैं अपना, हम खुद को सेटिस्फाई कर सकते हैं कि हाँ भैया अब सिलेक्शन पक्का है, अब अपने को रैंक लानी है। तो पार्ट ए में हमारा माइंड एकदम फ्रेश है, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन को 2 मिनट दो आराम से, आई थिंक 2 मिनट दोगे तो 10 मिनट में आप 20 मिनट में 10 क्वेश्चन कर सकते हो, और दैट्स सफिशिएंट। पार्ट ए में इतनी सारी टेक्निक है सवाल को सॉल्व करने की, बैक सब्स्टिट्यूशन और सब चीजें, तो 2 मिनट बहुत ईजी है। और एक बात और मैं ना ये क्लियरली बताना चाहूंगा कि आप किसी भी क्वेश्चन को करते वक्त है ना, ये नहीं सोचना कि मुझे भागना है ना, एक क्वेश्चन को 4.5 मिनट दिए हैं तो 4.5 मिनट दो। ऐसा नहीं है कि उस क्वेश्चन को 3 मिनट में करके मैं बाकी क्वेश्चन के लिए टाइम बचा लूंगा, पूरा पूरा रबिश है, कोई मतलब नहीं है। अब हमने कि एक क्वेश्चन पार्ट सी के क्वेश्चन को जब हमने सोचा है कि हम उसे 4.5 मिनट देंगे, तो दैट्स ओके, आराम से लिख लिख के करो, आराम से करो पार्ट सी के और फिर पार्ट बी और फिर पार्ट डी, और दैट्स इनफ। और एक बात जो मैं बताना चाह रहा था कि पार्ट ए को 20 मिनट से ज्यादा क्यों नहीं देने चाहिए, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि पार्ट ए में अगर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो मतलब 20 क्वेश्चन आ रहे हैं अगर, तो उसमें से ऐसा होता है कि ना कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, फिर क्वेश्चन थोड़ा टफ होता है, फिर क्वेश्चन टफ होता है। तो मैं मानता हूँ कि 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके लेवल के होंगे और उससे आगे के क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, लेकिन आपकी टाइम टेकिंग है। किसी क्वेश्चन को आपको 2 नंबर मिल रहा है और उसी में पार्ट बी के उसी क्वेश्चन के आपको 3 नंबर मिल रहे हैं, पार्ट बी में ऑब्वियसली 3 नंबर ज्यादा नंबर मिल रहे हैं, तो फिर आप क्यों टाइम दो उसे। तो टाइम मैनेजमेंट में ये भी है कि आपको कितने टाइम का क्या नंबर मिल रहा है, वो प्रॉफिट भी आपको अपने हिसाब से लेना है। तो आई थिंक पार्ट 20 मतलब 20 मिनट्स काफी है पार्ट ए को। तो पार्ट सी, पार्ट बी और पार्ट ए इस सीक्वेंस में करना चाहिए। कुल मिलाकर बात ये है पंकज का कहना कि पार्ट ए छोटी मुर्गी है, पार्ट बी उससे बड़ी मुर्गी है और पार्ट सी बहुत बड़ी मुर्गी है। तो सबसे पहले अगर आपने एकदम ढंग से प्रिपेयर किया तो बड़ी मुर्गी को पकड़ना जरूरी है, कि वही आपको क्वालिफाई करेगा, वही आपकी रैंक दिलाएगा। अगर पार्ट सी को ढंग से पकड़ लिया ना, तो बी और ए, और पार्ट सी में जैसा पंकज ने बताया 1.5 घंटा, लगभग हाफ ए, जो 3 घंटे मिलते हैं 3 में से 1.5 घंटा आपको पार्ट सी में देना है, और लगभग 1 घंटा 10 मिनट के लगभग पार्ट बी। वो आपको पता लग जाता है, आपकी प्रैक्टिस होगी, 2-3 बार PYQ लगाओगे, 1 या 2 बार एग्जाम दोगे तो पता लग ही जाएगा। और बेशक। पार्ट ए में तो 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है ना, और 15 क्वेश्चन करने रहते हैं। तो पार्ट ए के लिए 20 मिनट सफिशियंट। 20 मिनट में अगर आप 5 to 10 क्वेश्चन लगाते हो, दैट सफिशियंट। अगर आपने हाँ, मैथ 10 से 10 मैं चाहता हूँ 10 क्वेश्चन से ज्यादा लगा ही ना, आ रहे हैं तब भी मत लगाओ। मतलब इसका मतलब ये है कि आप कुछ गलत करोगे, क्योंकि 10 क्वेश्चन के बाद में उनका जो टफनेस लेवल है वो बढ़ता जाता है, डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाता है, तो आपको लगेगा कि आप सही कर रहे हो, उसके बावजूद आप नहीं कर रहे होंगे, तो फिर कोई मतलब नहीं है। आई थिंक दैट्स ओके कि 2 मिनट में वर्क क्वेश्चन करो और 20 मिनट में 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, दैट्स मतलब एवरेज। बाकी 7 से 8 क्वेश्चन जैसा भी। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब पार्ट ए में आप मोर देन 10 क्वेश्चन लगाने की, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 10 क्वेश्चन हो गए तो एकदम सफिशियंट वहीं छोड़ दीजिए। उसके बाद में आगे आपको लग रहा है कि मैं ये भी कर दूंगा, पूरे 15 करके आऊंगा, तो भैया थोड़ा आपको संभल कर चलने की जरूरत है। आप पर वहाँ नुकसानदेह आपके लिए हो सकता है, राइट? क्यों पार्ट ए में माइनस मार्किंग होती है, सो इसलिए, राइट? तो पंकज कोई भी एडवाइस है जो आप हमारे स्टूडेंट्स को देना चाहते हो, कि ऐसी गलती ना करें जो आपने कभी गलती की और आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ा?
बेशक बेशक, मैं कोचिंग गया था, थर्ड टाइम जब मैंने पेपर दिया था, तो मैं कोचिंग गया था, उसके बावजूद मेरा रैंक नहीं आने का या पेपर में नेट जेआरएफ भी नहीं होने का, मेरा जो मेन रीजन मुझे ऐसा लगा वो ये था कि मतलब मैंने टाइम मैनेजमेंट सही से किया था, क्योंकि हम कोचिंग में होते हैं, हम बहुत सारी चीजें देखते हैं, ये कर लूंगा वो कर लूंगा, मैंने टाइम मैनेजमेंट भी सही से किया था। ऑल एवरेज में जब पेपर से लास्ट में आ गया, उसके बावजूद तक मैं नहीं मान सकता था कि मेरे नंबर कम क्यों आए, मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे कंसेप्ट अच्छे, मैंने तैयारी अच्छी की। तो मुझे शायद जो मिस्टेक लगी वो शायद ये थी कि मैं सोचता ज्यादा हूँ और लिखता कम हूँ। तो मुझे लगता है कि तुम्हें लिखना भी चाहिए ना, एक क्वेश्चन को जब 4.5 मिनट दिए ही हैं, तो क्यों हर चीज दिमाग में करके उसे फटाफट से सॉल्व करना है। कुछ चीजें जो लग रहा है कि हाँ बीच बीच में ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है, उसे लिख लेनी चाहिए, क्योंकि लिख लेने से हमें बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। जैसे पार्टी में, जैसे मान लो, मैं ये एग्जांपल यहाँ सूट नहीं करता, फिर भी बता देता हूँ। जैसे पार्टी में कहीं डायमीटर दे दिया और आपको एरिया निकालना है, आप डायमीटर सीधा यूज ले लोगे, रेडियस रेडियस नहीं निकालोगे आप। कई बार ऐसा होता है कि किसी एक्स की वैल्यू निकाली होती है और लास्ट में क्वेश्चन में पूछा था कि 2x की वैल्यू बताओ, एक्स की वैल्यू निकाल के उसका वही ऑप्शन दिया होता है, हम टिक कर देते हैं, लेकिन पूछा उसने क्या है कि 2x की वैल्यू बताओ। तो ये सब चीजें थोड़ी शांति से आती है। तो अपने दिमाग को बार बार ये समझाना जरूरी है कि हमने उसे 4.5 मिनट दिए हैं, पार्ट बी के क्वेश्चन को 3 मिनट दिए हैं, तो उतना टाइम दो। भागने की जल्दी नहीं है कि मैं किसी और क्वेश्चन में पता नहीं टाइम ज्यादा लग जाए तो मैं उसका टाइम कैसे कवर अप करूंगा, बी कंपेयर टू ये कि ठीक है हमने जितना टाइम जिसको दिया है आराम से दो और लिखने की कोशिश करनी चाहिए। मेरे हिसाब से हर चीज माइंडली सॉल्व करने से चीजें छूट जाती हैं, कुछ चीजें छूट जाती है बीच में, और एक भी चीज छुट्टी है इतने में गड़बड़ हो जाता है। मैं मानता हूँ, देखो पार्ट बी में मैंने 22 क्वेश्चन किए थे और उसमें से मेरे 20 क्वेश्चन है और मेरे 20 क्वेश्चन मेरे सही हैं, और मेरे हिसाब से ये मैक्सिमम है आई थिंक, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा है। 22 में से 20 क्वेश्चन सही होने का जो मेरा इंपॉर्टेंट रीजन था वो यही था कि मतलब मैं चीजें लिख रहा था और मुझे अगर ऐसा लग रहा था ना कि मैंने इसे बहुत जल्दी कर दिया है, तो मैं क्या कर रहा था, जो चीज मैंने लिखी थी उसे मैं रिवाइज कर रहा था कि हाँ सही है ना, हाँ यार ये सही है, दैट्स ओके। ये मतलब खुद के सब मतलब खुद को दिलासा देने के लिए, और उसके बाद में हमारा क्या है, माइंड स्टेबल हो जाता है। हम बाकी की चीजें जो बाकी होती हैं, जो आगे के क्वेश्चन होते हैं, उनमें अच्छे से टाइम दे पाते हैं, अच्छा सा मैनेज कर पाते हैं खुद के कंट्रोल सिस्टम को कि हाँ ठीक है। तो आई थिंक ये सही है। तो पंकज ने बताया आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। एग्जाम में जितनी ज्यादा जल्दबाजी करोगे, हड़बड़ाहट करोगे, उतने ज्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि आपका जो क्वालिफाई नहीं होगा। अगर हड़बड़ाहट नहीं करोगे, पेशेंस से जो क्वेश्चन गिवन गया है, जैसे पंकज ने बोला कई बार 2x के बारे में पूछा होता है और हम x की वैल्यू निकालते हैं और सीधे जो x की वैल्यू गिवन होती है वो लगा देते हैं। तो शार्प माइंड से आप क्वेश्चन में गिवन क्या है और ऑप्शन में क्या गिवन है, पूछा क्या है, ये चीज आप शांति से धैर्य पूर्वक पढ़ ले, बिना किसी हड़बड़ाहट के। आपको पता होना चाहिए कि क्या अपने को पूछा है, कैसे निकालना है। वो ऑप्शन पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा, लेकिन जो निकालना क्या है वो आप लिख ले कि क्या निकालना है, ताकि आपको जल्दबाजी में क्वेश्चन गड़बड़ होने की संभावना न रहे। क्योंकि लगभग जो धुरंधर लोग होते हैं ना, वो उनका सिलेक्शन या क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन वो छोटी सी हड़बड़ाहट के कारण उनका पेपर क्वालिफाई नहीं हो पाता है। और जो एवरेज स्टूडेंट है, वो बिना किसी हड़बड़ाहट के शांतिपूर्वक धैर्य से शार्प माइंड से पेपर अटेम्प्ट करता है और उसका इजीली क्वालिफाई हो जाता है। बराबर है पंकज? एक बात बताता हूँ मैं, एक बात और बताता हूँ। जैसे ऑफलाइन पेपर था तब तक ये टेक्निक काम आती थी बहुत ज्यादा, कि हम क्या करते थे, एक पेन लेते थे और पेन से जो इंपॉर्टेंट चीज होती थी उस पर मार्क कर देते थे, 2x की वैल्यू निकालनी है और फंक्शन इंक्रीजिंग दिया हुआ है या कुछ ऐसी चीजें जो इंपॉर्टेंट होती है, हम उन्हें पेंसिल से मार्क करते रहते थे, जिससे लास्ट में जब क्वेश्चन सोल्व हो गया तो वो चीजें दिख जाती थी। अब पेपर ऑनलाइन है, हमें चीजें दिखती नहीं है वो सारी चीजें, तो हम फटाफट से आंसर निकाल के और सट देने से आंसर पुट करते हैं और वही आंसर उसमें होता है। इसीलिए ये है कि आपको लिखना चाहिए, उसकी इंपॉर्टेंट चीजें लिखनी चाहिए, क्योंकि पार्ट सी के किसी क्वेश्चन को 4 मिनट 4.5 मिनट बहुत है। सच में इसमें हो जाएगा, किसी क्वेश्चन को ज्यादा टाइम लग गया तो किसी को थोड़ा कम लग जाएगा, लेकिन हो जाएगा। तो हड़बड़ाहट नहीं, आराम से हो जाएगा। चलिए पंकज, आप हमारे YouTube चैनल पर पधारे, आपने अपना कीमती समय निकाला, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आपने कुछ आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। रणनीति साझा की ताकि हमारे जो भी स्टूडेंट हैं उनको कुछ बेनिफिट मिल सके, जो भी अपने जो ओरिजिनल विचार थे वो आपने यहाँ रखे। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, आपका भी धन्यवाद।